नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अज्ञे की अमर रचना, नदी के द्वीप। भाग 10। कभी रेखा जागी। तब चांदनी शायद दोनों के सटे हुए चेहरों को लांघकर ऊपर उठती हुई फिर खो गई थी। रात का एक ठंडा स्पर्श उस खुली जगह से अंदर आता हुआ दोनों के तपे माथे और गालों को सहला रहा था। रेखा ने एक लंबी सांस खींचकर उसे पी लिया। उसके जिस हाथ पर भुवन सोया था, उसकी उंगलियां उसके माथे के उलझे बालों से बड़े कोमल स्पर्श से खेलने लगी कि वो जागे नहीं। फिर वह दोबारा सो गई। कभी भुवन जागा। उसकी चेतना पहले केंद्रित हुई उस हाथ में जो रेखा के वक्ष पर पड़ा, उसकी सांस के साथ उठता गिरता उफ कितने कोमल आलोड़न से, जिससे भुवन को लगता था कि उसकी समूची देह ही मानो धीरे धीरे आलोड़ित हो रही है, मानो बहती नाव में वह सोया हो। अवश हाथ जिन्हें वह हिला भी नहीं सकता, अवश देह, लेकिन एक स्निग्ध गरमाई की गोद में अवश चांदनी वह अधिक पी गया है। चांदनी मदमाती उन्मादिनी और उस मीठी अवस्था को समर्पित वह भी फिर सो गया। फिर भुवन जागा, इस बार सहसा सजग। कोहनी पर जरा उठकर उसने देखा, रेखा सीधी सोई है। उसने झुककर धीरे से उसके ओठ चूम लिए। रेखा जागी नहीं, पर उसके ओठ ऐसे हिले मानो स्वप्न में कुछ कह रही है। फिर सालोमन का गीत गूंज गया, एंड द रूफ ऑफ दाई माउथ लाइक द बेस्ट वाइन फॉर द बिलवेड दैट गोइथ डाउन स्वीटली काजिंग द लिप्स ऑफ दोज दैट आर एस्लीप टू स्पीक। और तेरा मुख प्रियतम के लिए उत्तम मदिरा की भांति है, जिसका स्वाद मधुर है और जिससे सोए हुओं के ओठ भी मुखर हो उठते हैं। और उसने बड़े जोर से रेखा के ओठ चूम लिए। वह जागी और उसकी ओर उमड़ आई। लेट अस गेट अप अर्ली टू द विनयार्ड्स, लेट अस सी इफ द वाइन फ्लरिश, whether the tender grapes appear, and the pomegranates bud forth, there will I give thee of my loves। भोर होते ही अंगूरों के कूंज की ओर चलें, देखे कि लता कैसी है, कि नए अंगूर आए या नहीं, अनार की कलियां फूटीन या नहीं, और वहीं मैं तुम पर अपना प्रेम निछावर करूंगी। और वो उमड़ना फिर एक आप्लवनकारी लहर हो गया। आई एम ए वाल एंड माई ब्रेस्ट लाइक टावर्स, देन वाज आई इन हिज आईज एज वन दैट फाउंड फेवर। मैं एक प्राचीर हूँ और मेरे उरोज मानो दुर्ग। मुझे तुमने अपनी अनुकंपा का पात्र पाया है। ऐसा ही भोर के चोर पैर आलोक ने उन्हें पाया, पर जगाया नहीं, चुपके से एक ओर हो गया। फिर धूप की एक किरण तंबू के पल्ले से झांकती हुई आई, पर आगे नहीं बढ़ी। रेखा उठी, पल्ले को खोलकर उसने गिरा दिया। एक क्षण भर भुवन की ओर निहारा, फिर बाहर चली गई। अनंतर भुवन उठा। अचंचल हाथों से उसने रेखा के कंबल उठाकर उसके बिस्तर पर डाले, अपने बिस्तर की सलवटों को ठीक ठाक किया, पल्ले की ओर बढ़ा पर लौट गया। भीतर जाकर मुंह धोया और पोंछता हुआ बाहर निकला। एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। रेखा के तकिए में जो गड्ढा था, जहां उसका सिर रहा होग, सहसा झुककर उसे चूमा। फिर तंबू के दोनों पल्ले उलट दिए और बाहर निकल दोनों बाहें फैलाकर सूर्य की धूप को गले से लगाते हुए मानो नए दिन का अभिनंदन किया। धूप चढ़ाई। नाश्ते के बाद भुवन ने पूछा, तैरने चलोगी? हाँ, मैं कास्ट्यूम लाई हूँ। पानी बहुत ठंडा है, जम जाओगी। ये वाक्य प्रतिध्वनि सा लगा। सहसा स्मृति की बाढ़ आई। तुम तो चांदनी में ही जम गई थी। भुवन की आंखें मिली, उनमें कौतुक था। रेखा ने आंखें नीचे करते और मुंह दूसरी ओर फेरते हुए कहा, और तुम पिघल गए थे? फिर सहसा लज्जित होकर सिमती सी दूसरी ओर चल दी। भुवन ने पास जाकर कहा, लजाती हो मुझसे अब? हटो, तुमसे नहीं तो और किससे लजाऊंगी? और कौन? और रेखा तंबू के अंदर भाग गई। भुवन ने नीचे जाकर खानसामा से कहा कि दोपहर का कुछ हल्का भोजन तैयार करके रख दे, और फिर पहलगांव जाकर और जो कुछ ताज़ा सामान लाना हो ले आवे 2 दिन के लायक, क्योंकि परसों फिर नीचे जाना होगा बाकी सामान के लिए। अभी वे लोग तैरने जाएंगे, लौटकर स्वयं कुछ खा लेंगे। खानसामा ने केवल कहा, हुजूर, पानी बहुत ठंडा है, और अपने काम में लग गया। भुवन तंबू में गया। रेखा मेज के पास खाट के सिरे पर बैठी कुछ सोच रही थी। फिर कुछ लिखना चाहती हो? तुम पहले जीती हो
और फिर लिखती हो कि पहले लिखती हो फिर जीती? यही भेद नहीं पहचान पा रही हूँ, यह मेरा सौभाग्य है और तुम्हारा वरदान। कुछ रुककर वह बोली, मैं कहानी लिखने जा रही थी तुम्हारे पढ़ने के लिए, पर तुम्हें सुना ही देती हूँ। भुवन ने घुटने टेककर कुहनिया मेज पर रखी, थोड़ी हथेली पर जमाई, बिल्कुल बच्चों की सी मुद्रा बनाता हुआ बोला, सुनाओ। हंसना मत। तुमने पंडितराज कोक का नाम सुना है? हाँ, पर ये भी सुना है कि सभ्य लड़कियां उसका नाम नहीं लेती होंगी। उनको हक ही नहीं होगा। पर बीच में मत बोलो, नहीं तो नहीं कह पाऊंगी। कोक कश्मीर राज के मंत्री थे, पर कैसे हुए इसी की कहानी है। राजा की एक कन्या थी, राज भर में नंगी फिरा करती थी। टोकने पर कहती थी, मुझे काहे की शर्म? राज्य में मैं किसी को पुरुष मानकर देखूं तब तो लजाऊं। मैं किसी को देखती ही नहीं। एक दिन कोक वहां आए, उन्होंने राजकुमारी को देखा। उससे आंखें चार होते ही सहसा वह लजा गई। उसे लगा वह नंगी है, भाग गई और जाकर कपड़े पहन लिए। वो बहुत देर तक रुकी रही। फिर भुवन ने कहा, फिर पूछने की इजाजत है? बस इतनी ही कहानी मैं सुनाना चाहती थी। वैसे बाद में कोक से उसका विवाह हुआ और उसी को अपने सब रहस्य सिखाने के लिए कोक ने अपना ग्रंथ लिखा, पर वो अलग कहानी है। ओह, कहकर भुवन चुप हो गया। रेखा ने सहसा फिर कहा, ये कहानी मुझे जानते हो किसने सुनाई थी? देखो, मेरा शाप छूट गया है। मैं नाम ले सकती हूँ मिंद्र ने। क्यों, कब, ये नहीं बताना होगा, पर उसे भी पुरुष करके मैंने जाना नहीं था। भुवन उसे चुपचाप देखता रहा। फिर एक लंबी सांस उसने ली, उठकर आया, धीरे धीरे रेखा के केश सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा चलो तैरने चलो, मैं आती हूँ। तीसरे पहर दोनों पहाड़ की चोटी पर थे, खुली धूप में। हाथ पकड़े पकड़े एक बार उन्होंने चारों ओर देखा। निर्जन कहीं कोई नहीं दिख रहा था। एक ओर झील का विशाल मुकुर और सब ओर आकाश, नीला मुक्त तल। रेखा ने कहा, देखो, हम दुनिया की छत पर है। तैरने के बाद बदन सुखाकर वो धूप में लेटे रहे थे। फिर लौटकर खाना खाया था और थोड़ी देर के लिए फिर धूप में आए थे। उससे शरीर अलसा गया तो जाकर थोड़ी देर सो गए थे। फिर रेखा ने उठकर उसे उठाया था। दोनों बिस्तर ठीक कर दिए थे। घूमने नहीं चलोगे फिर धूप चली जाएगी। और उसी तरह भटकते हुए नंगे पैर ही दोनों यहाँ तक चढ़ आए थे। भुवन एक चपटी चट्टान पर पाँव फैलाकर बैठ गया। रेखा ने खड़े खड़े पूछा, भुवन, मेरी मोहलत कब तक की है? भुवन अचकचा गया, कुछ उत्तर न दे सका। बोलो, भुवन ने धीरे धीरे कहा, परसों पहलगांव जाना होगा, सामान लिवाने। रेखा ने शांत स्वर से कहा, अच्छा। उसमें कोई आक्रोश, प्रतिवाद, आवेश कुछ नहीं था, केवल एक स्थिर स्वीकार। उसने दोनों हाथ उठाकर एक बड़ा वृत्त बनाते हुए फैलाए और फिर नीचे गिरा लिए, मालूम अंगड़ाई लेते हुए या उस विस्तीर्ण आकाश को बाहों में समेटते हुए। सहसा भुवन ने भर्राए कंठ से कहा, आओ। रेखा ने मुड़कर देखा। उसका हाथ रेखा की ओर बढ़ा है एक आह्वान में। उसी पुकार को उसने समझा। भुवन के पास घुटने टेकते और झुकते हुए उसने फुसफुसाते स्वर में उत्तर दिया, आई लो। साक्षी हूँ सूर्य और आकाश और पवन और तले बिछी घास और चट्टाने। साक्षी हूँ अंतरिक्ष के अगणित देवता और अकिंचन वनस्पतियाँ। लेकिन ये एक सत्य है जो कोई साक्षी नहीं मांगता, सिवाय अपने ही भीतर की निविड़ समर्पण की पीड़ा के, अपने ही में निहित, स्पंदित और क्रियाशील असंख्य संभावनाओं के। सांझ, रात, दूर टुनटुनाती गोधूली की घंटियां, शुक्र तारा, तारे, चांद, लहरियों पर चांदनी की बिछलन, छोटे छोटे अभ्रखंड, ठंडी हवा, सिहरन, ऊंचाई, ऊंचाई के ऊपर आकाश में चुपता सा पहाड़ का सींग। आकाश सबका अर्थ है, सब कुछ का अर्थ है, अभिप्राय है। ठिठुरे हाथ, अवश गरमाई, रोमांच, सिकुड़ते कुचाग्र, कनपटियों का स्पंदन, उलझी हुई देहों का घाम, कानों में चुनचुनाते रक्त प्रवाह का संगीत, इन सबका भी अर्थ है, अभिप्राय है, प्रेष्य संदेश है।
नहीं है तो इन सब के योगफल और समन्वय प्रकृति का ही अर्थ नहीं है। अभिप्राय नहीं है, केवल उद्देश्य। क्यों सब कुछ का अर्थ है दूसरा, गहरा अर्थ? ऐसा ही रहा तो और एकाध दिन में हर स्थान का, हर दृश्य का, हर बात का एक गहनतर गोपनतम अर्थ हो जाएगा। एक रागात्मक ऐश्वर्यतब रेखा किसी और मुड़ नहीं सकेगी बिना उस अर्थ से अभिसिंचित हुए। भुवन पूछता है, पहाड़ पर चलोगी? तो वो सिहर उठती है। ठंड तो नहीं लगती? तो लजा जाती है। आओ बैठें तो मानो उसके घुटने मोम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा रहेगा नहीं, और एक दिन भी नहीं। ये दोपहर ढलेगी तो जो रात होगी, उसके बाद जो सवेरा होगा। तीसरे पहर फिर घूमने पहाड़ पर जाने की बात थी, शायद उस पार तक। पर दोपहर की संक्षिप्त नींद से उठकर उन्होंने देखा, बादल का एक बड़ा सा सफेद सांप झील के एक किनारे से उमड़ कर आ रहा है, और उसकी बेडौल गुंजलक धीरे धीरे सारी झील पर फैली जा रही है। थोड़ी देर में वो सारी झील पर छाकर बैठ जाएगा, और फिर शायद उसका फन ऊपर पहाड़ की ओर बढ़ेगा। भुवन ने कहा, शायद बारिश हो, नहीं जाएंगे। तंबू के सामने के चंदोवे में नीचे पटरे डालकर उन पर कुछ बिछाकर दोनों बैठ रहे, देखते रहे बादल को धीरे धीरे झील पर छाते हुए। जब वो घाटी में उमड़ कर आया तब उसका बड़ा स्पष्ट आकार था, पर झील की सतह को दुलराता हुआ। देखते हो बादल कैसे झील को दुलराता है। ओफ, ये गहनतर अर्थ। रेखा की छाती में गुदगुदी होने लगती है। वह चाहती है कि भुवन का सिर खींचकर वहाँ छिपा ले, भुवन के ओठों को भींच ले कुचों के बीच, जहाँ उसने 2 दिन पहले पहली बार चूमा था। लेकिन वो निश्चल बैठी है, बिल्कुल निश्चल। भुवन का ही हाथ उसका हाथ खोजता आता है और उस पर टिक जाता है, बहुत धीरे धीरे उसे दुलराता हुआ। उसमें अर्थ है, गहनतर अर्थ। उस धीरे धीरे दुलराते हाथ में झील बिल्कुल छिप गई। केवल एक सफेद धुंध की दीवार, कहीं कोई दिशा नहीं, क्षितिज नहीं। दोनों धुंध में खो गए, केवल वे दोनों, तंबू का चंदोवा और धुंध, धुंध, व्यापक धुंध। भुवन ने सहसा उदास होकर कहा, कल। रेखा ने सहसा उसे रोक दिया। कल कल, आज क्यों? वो नहीं कहने देगी भुवन को कुछ भी, पर भुवन ने जब फिर कहना चाहा, कल इस समय, तो रेखा ने बढ़कर अपने ओठ उसके ओठों पर रख दिए और उसे चुप करा दिया। बस इतना ही, चंदोवा भी नहीं, धुंध में केवल चेहरे, केवल मिली हुई आंखें, ओठ। लेकिन रात को जब भुवन ने बड़े आदर से उसे अपने पास लिटाकर अच्छी तरह उड़ा दिया और एक कुहनी पर टिके टिके धीरे धीरे उसे थपकने लगा, तब एक बड़ी गहरी उदासी ने उसे पकड़ लिया। भुवन की किसी बात का कोई उत्तर उसने न दिया। उसके पास लेटी, एक शिथिल हाथ उसकी कमर पर डाले, अपलक, शून्य, न देखती हुई दृष्टि से उसकी छाती की ओर देखती रही। भुवन जब बहुत आग्रह पूर्वक पूछता तो कभी अंग्रेजी में, कभी बांग्ला में, कभी हिंदी में कुछ गुनगुना देती भी पद्य, कभी गद्य अपनी ओर से कुछ न कहती। एक बार भुवन ने कुछ शिकायत के से स्वर में कहा, तुम सिर्फ कोटेशन बोल रही हो, अपना कुछ नहीं कहोगी? तब उसने खोए से स्वर में कहा, अपना? अपना क्या? मैं सिर्फ कोटेशन बोलती हूँ भुवन, क्योंकि मैं स्मृति में जी रही हूँ। भुवन चुप हो गया। धीरे धीरे रेखा की आविष्ट उदासी उस पर छा गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर रेखा के माथे पर टेक दिया और निश्चल हो गया। बीच बीच में वह अन्य हाथ से उसे 2-1 बार थपक देता या अन्य ओठों से उसकी पलकें छू लेता। बस, बहुत हल्की सी बारिश होने लगी। तंबू पर बूंदों की थाप पहले तीखी पड़ी, पर वह जैसे जैसे भीगता गया वह थाप भारी होती गई। थोड़ी देर में एक मंद्र, एक स्वर उनके उदास राग में तानपुरे की संगत करने लगा। न जाने कब धीरे धीरे दोनों सो गए। प्रकृति का कोई अर्थ नहीं है, अभिप्राय नहीं है, केवल उद्देश्य। प्राणी मात्र उनके अनुगत है। वापसी का रास्ता सदैव बहुत छोटा होता है, विशेषकर जब दुनिया की छत पर से नीचे उतरें। वह उतराई वैसी नहीं होती कि पैर पसार कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मानो मुक्त हवा पर तिर जाएं और जाकर उतरे न जाने कहाँ दूर दूर वायुमंडल के पार एक श्वासरुद्ध निरे आलों की दूसरी दुनिया में। ये उतराई होती है नीच मिट्टी की।
लोगों के पैरों से रौंदी हुई धरती पर पहलगाव दिखने लगा तो रेखा ने धीरे धीरे, बिना आग्रह के, मानो उसकी बात न भी मानी जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे कहा, अभी तो नहीं पहुँचे होंगे, उधर से ऊपर से चले। भुवन तुरंत मुड़ गया। चलने से पहले भुवन ने कहा था, रेखा अभी क्या जल्दी है, और 2 दिन रह जाऊं, मैं कल जाकर सामान लिवा लाऊं। रेखा ने उसकी आंखों में देखा था। नहीं, औपचारिक बात नहीं थी। भुवन सचमुच उसे ठहरने को कह रहा था। यही ठीक है, यही ठीक है। यहाँ वो विदा लेने नहीं आई, विदा देने आई है। भुवन उसे रहने को कहता रहे, सुनते सुनते ही वह चली जाए। यही ठीक है, उसने सहसा कड़े पड़कर कहा था। नहीं भुवन, जाऊंगी, मैंने वचन दिया था। चलते हुए वे सीधे रास्ते से नीचे नहीं उतरे थे, पहले ऊपर चढ़े थे। पहाड़ की छत पर रेखा आगे आगे। ऊपर पहुंचकर रेखा ने एक बार चारों ओर देखा था, रुक रुक कर, मानो एक एक स्थल को दृष्टि में बसाते हुए, स्मृति की गांठ बांधते हुए। फिर कहा था, भुवन, जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आई एम फुलफिल्ड। अब अगर मैं मर जाऊँ तो परमात्मा के प्रकृति के प्रति ये आक्रोश लेकर नहीं जाऊंगी कि मैंने कोई भी फुलफिलमेंट नहीं जाना, कृतज्ञ भाव ही लेकर जाऊंगी परमात्मा के प्रति और भुवन तुम्हारे प्रति। और हठात वह भुवन के पैरों की ओर झुक गई थी और भुवन के चौंकते चौंकते उसने भुवन के पैरों की धूल ले ली थी। चुपचाप वे उतरते गए थे, रुद्ध कंठ, स्तब्ध प्राण, आविष्ट। फिर सहसा पहलगाव दिख गया था। रेखा रुक गई थी। पहलगाव की ओर ताकते ताकते ही उसने भुवन का हाथ पकड़ा था और दबाकर छोड़ दिया था। जिस रास्ते से वे चले उससे नदी या कि बड़ा पहाड़ी नाला पड़ता था। पुल था, वे पार हो गए, पर पहलगाव इसी पार था, इस नदी और शेषनाग नदी के संगम पर। फिर भी दोनों उसी पार से धीरे धीरे नाले के साथ उतरने लगे। आधा मील आगे जाकर भुवन ने देखा, एक पेड़ का तना नदी के आर पार पड़ा है। स्पष्ट ही वह पुल का काम देने के लिए डाला गया है, पैदल इस पर आ जा सकते हैं। भुवन ने पूछा, इससे पार चलें सकोगी? अब सब कुछ सकूंगी भुवन, रेखा बोली। भुवन ठीक समझ नहीं सका कि इसका अभिप्राय क्या है। आगे बढ़कर तेज पैरों से तने पर चल चली, मंझधार में जाकर रुकी, नीचे पानी की ओर देखा और फिर बैठ गई। भुवन भी कुछ दूर आगे बढ़कर बैठ गया। रेखा गाने लगी। उसका गला भर्रा रहा था, स्वर मानो अब टूटा, पर वह चेहरे पर एक मुस्कान लिए गाए जा रही थी। किसी बात का उसे होश नहीं था, यहाँ तक कि भुवन को लगा उसकी उपस्थिति की खबर भी रेखा को नहीं है। दोस्तों, वीडियो के बीच में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको अब तक का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही हाइप बटन दबाकर इस वीडियो को सपोर्ट करें। चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तोमा सुरेर धारा झरे जेथाय तारी पारे, देवे की गोवासा आमाय देवे की एक्टिधारे। तोमार सुरेर धारा झरे जेथाय तारी पारे, आमी शुनबो ध्वनि काने आमी भरबो ध्वनि प्राणे। आमी शुनबो ध्वनि सेई ध्वनि ते चित्त वीणाय तार बांधिबो बारे बारे। देबे की गो वासा आमाय देबे की, तोमार सुरेर धारा झरे जेथाय तारी पारे, देबे की गो वासा आमाय देबे की। तुम्हारे स्वर की धारा झरती है जहाँ, वहीं एक किनारे क्या मुझे स्थान दोगे? मैं कान से ध्वनि सुनूंगी, प्राणों में ध्वनि भर लूंगी, उसी ध्वनि से चित्तवीणा के तार बार बार बांधूंगी। रवींद्रनाथ ठाकुर। मानो दूर अलग हटाया हुआ भुवन सोचने लगा। एक अद्भुत भाव उसके मन में उठा। अभी पीछे देखने, सोचने, परखने का सामर्थ्य उसमें नहीं था। इतना ही उसके मन में उठा कि यह उसके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संधि स्थल है। क्या वह भी रेखा की तरह कह सकता है कि अब वह फुलफिल्ड है, कि अब वह मर सकता है? पर फुलफिल होना क्या है? एक तन्मयता उसने जानी है, एक अभूतपूर्व तन्मयता,
लेकिन स्वयं वह जो जान पाया है उससे कुछ अधिक और कुछ अधिक गहरा रेखा उसके निमित्त से जान सकी है। अधिक गहरा क्योंकि वह स्त्री है, और स्त्री होते हुए भी उसने वह साहस किया है जो शायद भुवन में भी नहीं है। अधिक गहरा इसलिए कि उसे जानने के लिए पहले जाना कितना कुछ भुलाना भी पड़ा है। तो क्या यही फुलफिलमेंट नहीं है कि कोई किसी को वह चरम अनुभूति दे सके, देने का निमित्त बन सके जो जीवन की निरर्थकता को सहसा सार्थक बना देती है? सचमुच ऐसे संधिस्थल पर ही मरना चाहिए, यह कहते हुए कि मैं कुछ दे सका जो मुझसे बड़ा है, मुझसे अच्छा है। अगर वह यहीं से नीचे कूद पड़े, रेखा गाना समाप्त करके मुड़कर देखे कि वह नहीं है, गुम हो गया है तो। लेकिन रेखा ने सहसा गाना बंद कर दिया। पुकारा, भुवन, भुवन, हाँ, यहाँ आओ। भुवन पास सरक आया। मेरा हाथ पकड़ो। भुवन ने पकड़ लिया। भुवन, तुम वैज्ञानिक हो, लेकिन तुम्हारी आकांक्षा क्या थी, वैज्ञानिक होने की ही या और कुछ? क्यों? कहकर भुवन तनिक रुका, फिर जैसे सच बता देने को बाध्य हो ऐसे बोला, मेरा स्वप्न था डॉक्टर होने का, बहुत बड़ा सर्जन, और मेरा था बीनकार होने का, बहुत बड़ी बीनकार। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर रेखा ने धीरे धीरे कहा, उसे मैं वीणा भी सिखाऊंगी और वह बड़ा सर्जन भी होगा। एक सन्नाटांदी के स्वर से स्पंदित। थोड़ी देर बाद वह खड़ी हो गई। भुवन का हाथ पकड़े पकड़े उसे उठाया और हाथ पकड़े ही पार हो गई। बस्ती के पास भुवन ने पूछा, पहलगांव ठहरोगी? मैं चौथे पांचवें दिन आऊंगा डाकवाग देखने। शायद अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन भुवन के कुली जब आ गए और वह उन्हें आगे चलाकर थोड़ी देर होटल के बरामदे में रेखा के पास खड़ा रहा, और फिर सहसा कुछ भी कहना असंभव पाकर रेखा के हाथ को जोर से भींचकर एक कंधे से उसका आधा आलिंगन करके जल्दी से उससे टूटकर अलग होकर बिना लौट कर देखे चला गया। रेखा भी बोली नहीं, केवल बेबस हाथ बढ़ाए खड़ी रह गई। उसके घंटा भर बाद जब कुली ऊपर से रेखा का सामान लेकर आ पहुंचा तो वह रुकी नहीं, तत्काल बस में जा बैठी और श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। चौथे पांचवें दिन भुवन पहलगांव आया, सीधा होटल गया। मालूम हुआ कि रेखा वहां ठहरी नहीं, उसी दिन चली गई। फिर वह डाकघर डाक पूछने गया। हाँ, 3-4 चिट्ठियां थी, उसने ले ली। हाँ, एक बड़े लिफाफे पर रेखा के अक्षर थे। उसने लिफाफा खोला। एक पत्र नहीं था, अलग अलग कागज के कई टुकड़े थे। भुवन ने जहाँ तहाँ पढ़ाई का जगह कविता की पंक्तियाँ थी। I said to my soul, be still and wait without hope. For hope would be hope of the wrong thing, wait without love. For love would be love of the wrong thing, there is yet faith. But the faith and the love and the hope are all in the waiting. मैंने अपनी आत्मा से कहा, स्थिर हो और बिना आशा के प्रतीक्षा कर, क्योंकि आशा सत की आशा होगी। बिना प्रेम के प्रतीक्षा कर, क्योंकि प्रेम असत का प्रेम होगा। श्रद्धा फिर भी रह जाती है, किंतु श्रद्धा और प्रेम और आशा सब प्रतीक्षा में ही है। T.S. एलियट। फिर भुवन ने सब कागज जेब में डाल लिए कि तुलियन जाकर एकांत में पढ़ेगा। मैं सोचना चाहती हूँ पर सोच नहीं सकती। ठीक सोचना ही चाहती हूँ, इसमें भी संदेह हो आता है। कुछ महान, कुछ विराट घटित हुआ है, ऐसा थोड़ा सा आभास होता है। लेकिन कहाँ? मुझ में? मैं उस विराट का वाहन हूँ, माध्यम हूँ, मैं अकिंचन, नगण्य, मैं जो अगर कभी थी भी अब नहीं हूँ। मुझको, मेरे साथ कुछ स्तब्ध, कहीं निश्चलता, कहीं ना जाने कैसी एक शांति। मैं एक खड़ा हुआ पानी थी, एक झील, एक पोखर, एक छोटा ताल, शैवालों से ढका हुआ। तुमने आंधी की तरह आकर मुझको आलोड़ित कर दिया, मुझ में अनंत आकाश को प्रतिबिंबित कर दिया। मुझे कहने दो, भुवन, मेरी यह देह जैसे तुम्हारी ओर उमड़ी थी, वैसे कभी नहीं उमड़ी। शिरा शिरा ने तुम्हारा स्पर्श मांगा, तुम्हारे हाथों का स्पर्श, तुम्हारी बाहों की जकड़, तुम्हारी देह की उत्तेजित गरमाई,
लेकिन तुम में डर था डर नहीं, एक दूर का कोई अनुशासन, कोई एक मर्यादा जिसके स्रोत तक मेरी पहुंच नहीं थी और जिससे छुआ जाकर मेरा तूफान सहसा शांत हो गया। मैं फिर उसी तल पर पहुंच गई जिस तल पर ताल सदा से थारंगा हुआ निश्चल खड़े पानी का एक उद्देश्यहीन जमाव। लेकिन नहीं, यह ढका नहीं, आकाश का प्रतिबिंब उसमें रहा। फिर तुमने फिर मुझे जगा दिया क्षण भर के लिए, लेकिन पहचान के क्षण के लिए, अनन्य संपृक्त एक क्षण के लिए। भुवन, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ ना। मैं कुछ मांगूंगी नहीं, तुम्हारे जीवन की बाधा नहीं बनूंगी। भुवन, उलझन भी नहीं बनूंगी। सुंदर से डरो मतक भी मत डरना, डरकर ही सुंदर से सुंदरतर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन भुवन, मुझे अगर तुमने प्यार किया है तो प्यार करते रहना। मेरी यह कुंठित बुझी हुई आत्मा स्नेह की गरमाई चाहती है कि फिर अपना आकार पा सके, सुंदर, मुक्त, ऊर्ध्वाकांक्षी। सोचती हूँ जीवन के हर मोड़ पर मुझे स्नेह मिला है, करुणा मिली है, सहाय मिला है। इतनी करुणा, इतनी अनुकंपा, इतनी भलाई भी मैं अपने ऊपर खींच उठती हूँ कि मुझ में क्यों नहीं एक प्रतिस्फूर्ति जागती, क्यों मैं ऐसी अचल अचेतन हूँ। कृतज्ञता, हाँ कृतज्ञता बहुत है, पर कृतज्ञता जीवन को सच नहीं बनाती, प्यार सच बनाता है। क्योंकि कृतज्ञता में व्यथा नहीं है और बिना व्यथा के सत्य नहीं है। कितनी सच बात कही थी तुमने हमारे पहले विवादों में, आज व्यथा में मैं उस सच को जानती हूँ भुवन। पर क्यों सब कुछ यथार्थ है, क्यों कुछ भी मुझे नहीं छूता? तुम भी भुवन, तुमसे मैंने पूछा था कि तुम यथार्थ हो, क्योंकि मैं जागी थी और एक बड़ी विमूढ़ता मुझ पर थी, एक समर्पण मेरे भीतर रो रहा था, पर यथार्थ को मैं समर्पण करना नहीं चाहती थी। वह डर, यथार्थ को समर्पण करने का डर क्या होता है भुवन, तुम जानते हो ना? तुम कभी न जानो वह डर। लेकिन उस शाप से मैं मुक्ति पा सकी भुवन, थोड़ी देर के लिए ही, चाहे बीच बीच में कुछ क्षणों के लिए ही। मैंने पहचाना कि तुम हो, सचमुच हो, कि तुम्ही को मैंने समर्पण किया है। मेरी ये सोई अवस्था फिर से लौट आई है, पर वैसी जड़ नहीं, मैं मानो स्वप्नाविष्ट हूँ। स्वप्न में चलती हूँ, खाती पीती हूँ, काम करती हूँ और करूँगी। भविष्य मैं अब भी नहीं मानती। तुम्हारे मन, हृदय, आत्मा की बात मैं नहीं जानती। नहीं जानती कि मेरे तुम्हारे जीवन में आने का क्या अर्थ या महत्व है। ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे जीवन में आई हूँ कि नहीं, लेकिन पूछूंगी भी नहीं। साल भर पहले, अभी कुछ महीने पहले तक भी हम राह पर इस तरह मिलते मिलने की संभावना भी होती तो मैं उस मिलने का भविष्य जानना चाहती। जानना चाहना ही स्वाभाविक होता, पर अब मैं अपने को अंकुश देती हूँ कि पूछूं, पर प्रश्न मेरी जीभ पर नहीं आता, मेरे मन में ही ठीक आकार नहीं लेता कि स्वयं अपने से भी पूछ सकूं। फुलफिल्ड, शांत, स्तब्ध, निर्वाक मैं बस हूँ। कोई प्रश्न मेरे भीतर नहीं उठते और भविष्य से मैं कुछ पूछना नहीं चाहती। मैंने बार बार कहा है कि भविष्य नहीं है, केवल वर्तमान का प्रस्फुटन है, उसी की अनिवार्य अंतः संभावनाओं का स्फुरन। अब मैं ये अनुभव करती हूँ। पहले मानती थी, अब उसकी तीखी अनुभूति टीस सी मेरे अंतर में स्पंदित हो रही है। वह सच है और मैं उसके आगे झुकती हूँ। जब तक जो है उसे सुंदर होने दो भुवन, जब वो न हो तो उसका न होना भी सुंदर है। एक कविता तुम्हारे लिए रख रही हूँ, नाम है छतरी। Worse than those dreams in which the earth gives way, I am awake and walk on solid stone. Without you disembodied every day, against the east wind going home alone. In dreams of falling there is only dread. Falls and dreams fail, night falls, nightmare remains. A ghost of flesh and blood, I must be fade. Must open an umbrella where it rains. Where will it all end? Will it end at all? High the wind rages, cold the rain will fall. But if the sun shone, it would only shine on unreal scenes and grief as real as mine. Against the night wind goes a living ghost. Real, for it loves, and lacks what it loves most. इसका अंत कहाँ है? अंत है भी। हवा तीखी होती जाती है,
वर्षा और ठंडी हो जाएगी, किंतु सूर्य निकलता भी तो उसकी धूप पड़ती केवल यथार्थ दृश्यों पर और मेरे यथार्थ दुख पर। रात की सनसनाती हवा के सम्मुख जा रहा है एक जीवित प्रेत यथार्थ, क्योंकि वह प्रेम करता है और जिसे प्रेम करता है उसे पा नहीं सकता। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मेरे लिए तुम्हारे हृदय में क्या भाव है। प्रेम, स्नेह, दया, संवेदना, करुणा, क्या? या कि केवल मेरे दुख ने एक प्रतिध्वनि तुम में जगा दी, बस? क्यों तुमने मुझे अपने इतने निकट लिया? या कि मैं केवल एक धृष्णु साहसिका हूँ जो अंधकार तुम्हारे जीवन में घुसाई? या यही एक ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहती थी भुवन, आगे पीछे कुछ नहीं, केवल यही एक बात, और इसके लिए साहस नहीं बटोर पाई। तुम्हारे सामने न जाने क्यों एक संकोच जकड़ लेता है। मैं उदास हो गई थी, तुम भी उदास हो गए थे। तुम्हें उदास करना मैं नहीं चाहती थी, तुम्हें उदास देखना कभी नहीं चाहती। स्वभाव में मैं वैसी नहीं हूँ। तुमने मुझे उदास, दुखी, प्रतिमुखी, अवरुद्ध ही जाना ऐसा है। मेरे भुवन, बड़ी करुणा और स्नेह के साथ सहा है, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं हंसती थी। पत्तट के एक उपेक्षित फूल को देख मैं विभोर हो सकती थी, लहरों के साथ दौड़ सकती थी, और नदी की हवा के साथ मेरा मन उड़ जाता था, हंसते सुनहले पंख फैलाकर अंतरिक्ष को मेरी हंसी से गुंजाता हुआ। लेकिन भुवन, धीरे धीरे वो हंसी मरती गई। मैं कहते लज्जित हूँ, पर वर्षों से वह मरती रही है, धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्लोली, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑफ फायर, एलास माई रोज ऑफ लाइफ गान ऑल टू प्रिकल्स। बूंद बूंद धीरे धीरे आग सा मेरे जीवन का गुलाब कांटा ही कांटा रह गया। क्रिस्टिना रोजेटी, तुमने मुझे फिर वो हंसी दी, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वही, सच्ची, मुक्त। अब लगता है, क्या हुआ उसका? अकारण, निराधार हंसी, निष्परिणाम हंसी, लेकिन सच्ची हंसी तो स्वतः प्रमाण है, स्वयंभू, निष्परिणाम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।